नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और इस सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। बाकू में चल रहे निशानेबाजी के विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। सरबजोत सिंह और दिव्या की जोड़ी ने 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में जीता स्वर्ण। आईपीएल में आज घरेलू मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का सामना करने उतरेगी केकेआर। दोनों टीमों की कोशिश जीत दर्ज कर टॉप 4 में पहुंचने की। चेपॉक में चला माही का जादू। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रन से हराया। जीत के साथ धोनी की टीम प्लेऑफ के करीब। ओलंपियन तीरंदाज अतानु दास और निशानेबाज मेहुली घोष दोबारा टॉप्स में शामिल। वहीं कायरो विश्व कप में कांस्य जीतने वाली 15 साल की निशानेबाज तिलोत्तमा सेन ने टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में बनाई जगह। यूरोपा लीग में आज रात सेमीफाइनल मुकाबले। पहले सेमीफाइनल में यूवेंटस का सामना सेविया से, तो वहीं रोमा और लेवरक्यूसेन होंगी आमने सामने। और चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल के पहले लेग में इंटर मिलान को मिली कामयाबी। कट्टर प्रतिद्वंदी एसी मिलान को 2-0 से हराया। दूसरे लेग का मुकाबला मंगलवार को। और आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं निशानेबाजी की खबर के साथ, जहां भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारतीय निशानेबाजों का बाकू में चल रही आईएसएसएफ विश्व कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। आज भारतीय निशानेबाज दिव्या और सरबजोत की जोड़ी ने 10 मीटर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अचूक निशाना लगाते हुए इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिव्या और सरबजोत की जोड़ी ने सर्बिया की जोरोना अरुनोविच और माइकिश डामिर की जोड़ी को 16-14 से हराने में सफलता हासिल की। इस फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने शुरुआत से आक्रामक रुख दिखाया। एक समय ये जोड़ी पीछे भी हुई, लेकिन इसके बाद दोबारा वापसी की और स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और अब खबरें इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई। आईपीएल में आज शाम कोलकाता का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में यह मुकाबला खेला जाएगा। आरआर ने अपने 11 मैचों में से 5 में और 6 में हार का मुंह देखा है। वहीं टीम 11 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। केकेआर की बात करें तो टीम ने अपने 11 मैचों में से 5 में जीत और 6 में हार का सामना किया है। वहीं टीम 6ठे स्थान पर विराजमान है। आईपीएल के इस सीजन में आज मुकाबला 2 ऐसी टीमों के बीच है जो मौजूदा हालात में एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन इसके लिए दिशा दोनों ने अलग अलग तय की। बात अगर राजस्थान रॉयल्स की करें तो इस टीम ने इस सीजन में धमाकेदार शुरुआत की और पहले 5 मैचों में से 4 में जीत दर्ज की। इसमें जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल का बल्लेबाजी पावर प्ले बेहतरीन रहा। वहीं शिमरॉन हेटमेयर ने एक फिनिशर के तौर पर रंग बरसाया, लेकिन फिलहाल ये टीम अपने ट्रैक से उतरती दिख रही है और टीम को पिछले 6 मैचों में से 5 में हार का मुंह देखना पड़ा है, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर की रणनीति में भी ये टीम खरी नहीं उतर पा रही। उधर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो इस टीम ने भले ही शुरुआत अच्छी न की हो, लेकिन टीम अब एक बार फिर जीत के रंग से सराबोर हो रही है। रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल और वरुण चक्रवर्ती फिलहाल लीडिंग रोल में हैं और अगर आज टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत दर्ज करती है तो टॉप 4 में उनकी जगह बन जाएगी। हालांकि कोलकाता को अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करना होगा। वहीं सुनील नरेन का प्रभाव कम होना भी इस टीम के माथे पर बल ला रहा है।
वैसे इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 27 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 14 में केकेआर और 12 में राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो कुल मिलाकर अब जो भी मुकाबले हैं वह हर टीम के लिए जीत की एक बड़ी टॉनिक के रूप में सामने है। ऐसे में इस बात का होना रोमांच को एक नया चेहरा देगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस मैच पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह सीधे न्यूज रूम से। तो नारायण, अगर इस पूरे मुकाबले की बात की जाए तो कैसे देखते हैं इस पूरे मैच को, क्योंकि दो टीमें जिन्होंने इस पूरे सीजन की शुरुआत अलग अलग अंदाज में की, एक की शुरुआत अच्छी नहीं रही, दूसरी की बहुत धमाकेदार शुरुआत रही, लेकिन बाद में आते आते चीज़ें बदल गई और आज हालात ऐसे हैं कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। तो कैसे देखते हैं आज के होने वाले इस मुकाबले को? जी बिल्कुल, अगर बात करें जैसे तो आप गौरव बता, हमारी मैच रिपोर्ट में बताया गया कि एक शानदार शुरुआत की थी राजस्थान रॉयल ने इस सीज़न में और अपने इनिशियल जो 5 मैचों से 4 मैच उन्होंने जीते, लेकिन उसके बाद जो उनकी जो गाड़ी थी पटरी से उतर गई, कुछ खामियां रही, कुछ गलतियां की राजस्थान रॉयल ने। जिस तरह से कुछ मैचों में देखा गया कि आर अश्विन को जॉस बटलर से ऊपर प्रमोट किया गया और इम्पैक्ट प्लेयर को एक सही तरीके से जो यूज़ करना चाहिए उसको यूज़ नहीं कर पाए। और अगर पिछला मैच देखे हैं जिसमें कि उन्होंने 19वां ओवर था जिसमें एक वो उन्होंने कुलदीप यादव को दे दिया और कुछ कैचेस भी मिस किए कि जिसके कारण उनको मैच गंवाना पड़ा हैदराबाद के अगेंस्ट। तो उन मिस्टेक्स को यहाँ पर रिपीट नहीं करना होगा उनको। और बात करें तो दोनों टीमों अगर देखें तो एक स्पिन हैवी टीमें हैं। अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी टीम के स्पिनर्स ने विकेट लिए हैं तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स जिसने कि 40 विकेट लिए हैं इस सीज़न में। और वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, जो कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलती है, उनके स्पिनरों ने 36 विकेट्स लिए। तो एक बैटल ऑफ स्पिनर्स देखने को मिलेगा आज और कौन अपने जो स्पिन रिजर्व है उसको बेहतर से यूज़ करता है ये देखना पड़ेगा। और एक किस तरह से राजस्थान रॉयल्स अपने फॉरेन प्लेयर का यूज़ करता है, क्या वो बैटिंग को अपना मजबूत करना चाहेंगे जो रूट को लाके या एडम जाम्पा को लाके वो अपनी स्पिन बॉलिंग को अटैक और मजबूत करना चाहेंगे, यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल नारायण, आपने बोला कि गेंदबाजी में दोनों की टीमों को काफ़ी हद तक एक देखना होगा, लेकिन अगर कोलकाता की अगर बात की जाए तो टीम का भले ही टीम मुकाबले अब पिछले कुछ समय से जीत रही हो, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय सुनील नरेन का आउट ऑफ फॉर्म हो जाना है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, पहले उन्होंने विकेट्स निकाले थे, लेकिन अब पिछले 8 मैचेस को अगर उनके देखें तो उनके खाते में सिर्फ 1 विकेट है। तो ये बात कहीं ना कहीं टीम के लिए चिंता का विषय होगी। जी बिल्कुल, अगर सुनील नरेन देखें तो उनको फ्रंट लाइन बॉलर्स में शामिल आते हैं और शुरू से कोलकाता फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हैं और जब भी उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में तो सुनील नरेन का एक अहम योगदान रहेगा, तो उनकी अहम भूमिका होती है। लेकिन सुनील नरेन को छोड़ के बात करें तो उनके पास और भी कई शानदार स्पिनर्स हैं, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती हैं। पिछले मैच में वरुण ने जिस तरह का चक्रव्यूह रचा था और अंतिम ओवर में गेंद डाल के उन्होंने मैच कोलकाता को जिताया था। तो वही अगर बात करें सुयश शर्मा उनके साथ है कि जो एकदम बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं इस सीज़न में, तो ऑप्शंस की कमी नहीं है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। लेकिन हमेशा सुनील नरेन एक असेट रहे हैं इस टीम के लिए, तो अगर वो फॉर्म में वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि इसको एक आइसिंग ऑन द केक हो सकता है। वैसे नारायण, इस मुकाबले को छोड़ दिया जाए, पूरे अगर इस बार के आईपीएल को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जैसे हमने देखा कि पहले जो रन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बन के सामने आ रहे थे, लेकिन फिर एकदम से गिरावट आई। वहीं टीमों के प्रदर्शन को देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो आपको लगता है कि जब इस तरह का जो टूर्नामेंट होता है, लंबे मैचेस होते हैं, कई मैचेस एक दूसरे से खेलने होते हैं, तो इस तरह के जो समीकरण हैं वो निकल करके सामने आ जाते हैं, या फिर लगता है कि वाकई टीम्स जो हैं वो अपने आप को बेहतर तरीके से हर टीम जो है वो सामने लाने की कोशिश कर रही है लगातार? गौरव, अगर देखें तो एक टीम की स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से वो कि अगर एक मैदान देखें तो वहाँ कई प्रकार की पिचेस होती हैं। कुछ जो पिच लेड की होती है, कुछ स्पिनर्स को फेवर करती हैं, कुछ पेस बॉलिंग को फेवर करती है। तो एक
टीम की रणनीति होती है कि उनके पास कौन सा अच्छा अटैक है। अगर उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं तो वो लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसा ट्रैक बनाया जाए जो स्पिनर्स को असिस्ट करे। अगर देखें तो राजस्थान रॉयल्स ने कुछ सवाई मानसिंह स्टेडियम में जहां वो खेलते हैं, कुछ मैचों में बहुत अच्छे खासे स्कोर बने और कहीं आप देखेंगे तो 130 140 तक पूरी टीम सिमट गई। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत टीम खेलती है। और चेन्नई का विकेट देखें तो हमेशा ही एक स्पेशलिस्ट आप MS धोनी को देखेंगे तो वो एक स्पिन के साथ गेम को कमांड करते हैं। तो आप वो कहीं ना कहीं टीम के साथ देखना चाहता है क्या उनकी रणनीति होती है और उसी हिसाब से वो अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मैच में लगाते हैं। बिल्कुल 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 नारायण, आपने जी पूरी जो जानकारी दी उससे बहुत अच्छा लगा और ये भी समझ में आया कि किस तरह से टीम्स जो हैं वो लगातार अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं और आज का जो मुकाबला है उस पर भी काफ़ी हद तक दोनों टीमों के फैंस की जो है वो नजर रहेंगी। बहरहाल आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं CSK की। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के मौजूदा सीजन में 7वीं जीत हासिल की। टीम ने इस जीत के साथ ही प्लेऑफ के करीब खुद को पहुंचा दिया। टीम के 12 मैचों में अब 15 अंक हो गए हैं। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की 11 मैचों में ये 7वीं हार है। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन ही बना सकी। चेन्नई के गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। मथीश पथिराना ने 3 और दीपक चाहर ने 2 विकेट लिए। दिल्ली का अगला मुकाबला 13 मई को पंजाब किंग्स से होगा। वहीं चेन्नई की टीम 14 मई को कोलकाता के खिलाफ उतरेगी। अब बात कर लेते हैं टॉप एथलीट्स की। ओलंपियन तीरंदाज और विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके अतानु दास एक बार फिर से टॉप स्कीम का हिस्सा हो गए हैं। अतानु ने यह कामयाबी हाल ही में घरेलू स्तर और अंताले में आयोजित विश्व कप में मिली सफलता के आधार पर तय की है। अतानु ने पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत रैंकिंग में 673 अंक हासिल किए। वहीं निशानेबाज मेहुली घोष को भी टॉप स्कीम में शामिल किया गया है, जबकि युवा शूटर तिलोत्तमा सेन को टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के दूसरे लेग में इंटर मिलान ने कट्टर प्रतिद्वंदी AC मिलान को 2-0 से हरा दिया। इंटर की तरफ से दोनों गोल पहले हाफ में देखने को मिले। अब अगले मंगलवार को इन दोनों टीमों के बीच दूसरे लेग का मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल के पहले लेग में मिलान डर्बी में इंटर मिलान ने बाजी मार ली। इंटर मिलान ने रोमांचक मुकाबले में AC मिलान को 2-0 से हराने में सफलता पाई। इंटर ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। इसका उन्हें जल्द ही फायदा भी मिला और 8वें मिनट में अनुभवी एडन ज़ेको ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 37 साल के ज़ेको का ये इस सीजन में चैंपियंस लीग में चौथा गोल था। AC मिलान की टीम अभी इस गोल से संभली भी नहीं थी कि 11वें मिनट में अनुभवी मिख्तरान ने गोल करके इंटर की बढ़त को 2-0 कर दिया। पहले हाफ में इंटर ने अपनी इस बढ़त को बरकरार रखा। हालांकि दूसरे हाफ में AC मिलान ने गोल करने के कुछ अच्छे प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। दूसरे लेग का मुकाबला अगले मंगलवार को खेला जाएगा। टीम की इस जीत से मैनेजर सिमोन इंजागी काफी खुश हैं और खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं। पहले हाफ में हमने बेहतरीन खेल दिखाया, नतीजा भी इस बात का गवाह है। पहले हाफ में हुए गोल की मदद से ही हम जीतने में सफल हो पाए हैं। खिलाड़ियों का रवैया भी काफी सकारात्मक था। उन्हें पता था कि क्या करना है। इस तरह के नतीजे बहुत कम मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हम मैच को सही तरीके से फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास एक अनुभवी टीम है और उन्हें पता है कि अगले मंगलवार को क्या करना है। हम फाइनल में दूसरी टीम कौन सी होगी इसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पहले की अपेक्षा दूसरे हाफ में AC मिलान के खेल में काफी सुधार देखने को मिला। टीम के मैनेजर स्टेफनो पियोली हार से निराश तो हैं, लेकिन वो दूसरे लेग में टीम से बेहतर खेल की उम्मीद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इंटर मिलान के खेल की तारीफ भी की। इंटर ने पहले हाफ में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने तकनीकी रूप से अच्छा खेल दिखाया था। पहले हाफ में उन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सच कहूँ तो पहला हाफ काफी कठिन था। मुझे मेरी टीम और खिलाड़ियों के बारे में पता है। मुझे पता है कि हम बेहतर कर सकते हैं। इंटर एक मजबूत टीम है, लेकिन हम भी उनसे कम नहीं हैं। दोनों टीमों के लिए दूसरे लेग का मुकाबला काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल में पहुंचने के लिए ये अंतिम मौका होगा। हमें गोल करने के और अवसर बनाने होंगे। 2021 के बाद AC मिलान के खिलाफ पिछले 8 मैचों में इंटर की ये चौथी जीत है। 3 बार की चैंपियन इंटर मिलान के पास 2010 के बाद पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचने का बेहतरीन मौका है।
हालांकि इसके लिए उन्हें दूसरे लेग में अपनी इस बढ़त को बरकरार रखना होगा। दोनों टीमों के बीच अगले मंगलवार को दूसरे लेग का मुकाबला खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात कर लेते हैं यूरोपा लीग की। यूरोपा लीग के पहले सेमीफाइनल में आज देर रात यूवेंटस का सामना 4 बार खिताब जीत चुकी सेविया से होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें यूवेंटस ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। दूसरी तरफ सेविया ने यूरोपा लीग के पिछले 6 मैचों में इटालियन क्लब के खिलाफ जीत हासिल की है। यूरोपा लीग में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में इटालियन क्लब यूवेंटस का सामना स्पेनिश क्लब सेविया से होगा। यूरोपा लीग की सबसे सफल टीमों में से एक सेविया के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाला यह मुकाबला यूवेंटस के लिए आसान नहीं होगा। सेविया ने अब तक यूरोपा लीग का खिताब 4 बार जीतने में सफलता पाई है। हालांकि ला लीगा में इस साल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। खराब शुरुआत के बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। फिलहाल ला लीगा में वे 11वें स्थान पर हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 5-2 के एग्रीगेट स्कोर से हराने में सफलता पाई थी। इससे पहले अंतिम 16 में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। टीम ने स्पेनिश लीग के पिछले मुकाबले में जीत हासिल की थी। ऐसे में वो बढ़े हुए मनोबल के साथ इस मुकाबले में उतरने जा रहे हैं। टीम ने अब तक यूरोपा लीग में अब तक सबसे अधिक 5 बार सेमीफाइनल मुकाबला खेला है। मैं सपने में जी रहा हूं और मैं नर्वस नहीं हूं। हमें मैच का इंतजार है। एक दिन पहले आयोजित हुआ अभ्यास शिविर में सभी चीजें सामान्य थी। यूवेंटस के बारे में सोचकर ज्यादा चिंतित नहीं हूं। मैं अपने खिलाड़ियों के बारे में सोच रहा हूं। कुछ खिलाड़ी चोट से उबरने में सफल हो गए हैं। मुझे खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हमारी कोशिश अवे मुकाबले को जीतने की होगी। दूसरी ओर बात अगर इटालियन क्लब यूवेंटस की करें तो सीरिया में टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया है। हालांकि वो खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद टीम लीग में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं और इस अहम मुकाबले के लिए तैयार हैं। उन्होंने अटलांटा के खिलाफ पिछले मैच में 2-0 की जीत तय की थी। यूवेंटस ने क्वार्टर फाइनल में स्पोर्टिंग लिस्बन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया था। टीम के मैनेजर मसिमिलियानो एलेग्री सेविया के खिलाफ मुकाबले को काफी कठिन मान रहे हैं। ये सेमीफाइनल मुकाबला उस टीम के खिलाफ है जिसने यूरोपा लीग का खिताब 4 बार और यूएफा कप का खिताब 2 बार अपने नाम किया। उन्हें इस तरह के मुकाबले खेलने का काफी अनुभव है। वो एक बेहतरीन टीम है जो कभी मैच को हल्के में नहीं लेती है। हमें आज रात और दूसरे लेग दोनों में अच्छा मैच खेलना होगा। बात अगर सेविया और यूवेंटस के बीच अब तक हुए मुकाबले की करें तो पलड़ा इटालियन क्लब का भारी नजर आ रहा है। दोनों के बीच हुए 4 मुकाबलों में यूवेंटस ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। सेविया ने 1 मैच जीता है। हालांकि घरेलू मैदान पर किसी स्पेनिश क्लब के खिलाफ पिछले 2 मैचों में जीत हासिल नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ सेविया ने यूरोपा लीग के पिछले 6 मैचों में इटालियन क्लब के खिलाफ जीत हासिल की है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी की। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी अगले सीजन में किस क्लब में होंगे, इसको लेकर कयासों का दौर अपने चरम पर पहुंच गया है। मेसी पीएसजी के साथ ही आगे बढ़ेंगे या फिर सऊदी अरब के क्लब का रुख करेंगे, इसको लेकर मेसी के पिता ने साफ कहा है कि फिलहाल उनके बेटे ने अभी तक किसी भी क्लब से इस संबंध में कोई बात नहीं की है। पेश है ये रिपोर्ट। पिछले साल अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप का सरताज बनाने वाले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लायनल मेसी के क्लब करियर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पिछले दिनों ये रिपोर्ट सामने आई थी कि इस सीजन के अंत में मेसी पीएसजी से अपना करार खत्म कर सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अब इस कड़ी में एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल मेसी के पिता जॉर्जे ने इस बात से इनकार किया है कि मेसी ने सऊदी अरब के क्लब के साथ अगले सीजन के लिए किसी डील पर करार या साइन किया है। गौरतलब है कि मेसी ने क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के ट्रेनिंग सेशन को मिस कर सऊदी अरब की यात्रा की थी, जिसके बाद क्लब ने उन्हें कुछ मैचों के लिए सस्पेंड किया था। तभी से मेसी के सऊदी अरब के क्लब में जाने की बात ने जोर पकड़ लिया था। यहाँ तक कि फ्रेंच मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा था कि मेसी ने सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल के साथ डील को फाइनल कर लिया और अनुबंध पर साइन करने से पहले वह सिर्फ इसके डिटेल्स को समझ रहे थे।
हालांकि इस सब पर मेसी के पिता ने इंस्टाग्राम पर अपने द्वारा दिए गए बयान में कहा, एक बार सीजन खत्म होने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अभी मैं एक बात आप सबको कह सकता हूँ कि अभी तक किसी के साथ कोई डील नहीं हुई है, न ही मौखिक रूप से और न ही कोई हस्ताक्षर किया गया है और न ही कोई सहमति दी गई है। जब तक ये सीजन खत्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं होगा। वैसे मेसी की बात करें तो ये खिलाड़ी अब सोमवार से वापस पीएसजी के साथ ट्रेनिंग करता नजर आएगा। गौरतलब है कि मेसी को सऊदी अरब ने टूरिज्म एम्बेसडर भी नियुक्त किया हुआ है, जिसके चलते मेसी ने पिछले साल जेद्दा की यात्रा भी की थी। वैसे इस बीच मेसी के देश अर्जेंटीना में भी अपने खिलाड़ी को लेकर एक अलग ही उत्सुकता का माहौल दिख रहा है। अर्जेंटीना के फुटबॉल फैंस ने कहा है कि मेसी को एक बार फिर से अपने पुराने क्लब बार्सिलोना का रुख करना चाहिए, जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। मैं समझता हूं कि ये मेसी के लिए अच्छा है कि वो अपने करियर का अंत बार्सिलोना से करे। यही सबसे अच्छा आदर्श तरीका होगा। लेकिन मुझे क्या पता अभी उसका फिलहाल जो करियर है उसे वो अपने अल हिलाल के करीब पा रहा होगा। मेरे ख्याल से वो अभी भी यूरोपियन लीग्स में खेल सकता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबको इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ जाए जहाँ वो अपने को खुश पाए। मेरे ख्याल से पीएसजी में उसके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ, इसलिए उसको दूसरी जगह देखनी चाहिए। बार्सिलोना भी वो जगह हो सकती है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में मेसी किस क्लब से जुड़ते हैं, इसको लेकर कयासों का दौर और तेज होगा। ऐसे में देखना होगा कि ये स्टार खिलाड़ी तमाम अटकलों और कयासों से खुद को दूर रखते हुए अपने दिलो दिमाग से फैसला लेते हुए अगले सीजन में किस क्लब के साथ खुद को जोड़कर देखता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि अगले सीजन में मेसी जो है वो किस ओर रुख करते हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं अगली खबर की। ट्रांसजेंडर एथलीट हल्बा डियोफ का कहना है कि वो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडरों को ओलंपिक जैसे मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने से रोकना सही नहीं है। खेलों की इंटरनेशनल संस्था वर्ल्ड एथलीट के ट्रांसजेंडर महिलाओं को ट्रैक एंड फील्ड के खेल में शामिल होने पर रोक लगाने का असर अब दिखने लगा है। फ्रांस की ट्रांसजेंडर एथलीट हल्बा डियोफ ने अब अपना दर्द सार्वजनिक रूप से सामने रखा है। अपने द्वारा जारी बयान में हल्बा ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में खेलना उनका सपना था, लेकिन अब मौजूदा परिवेश में जो स्थिति सामने है उससे वह खुद को अकेले पा रही हैं। डियोफ को उम्मीद थी कि उन्हें फ्रांस के झंडे के तले 200 मीटर में दौड़ लगाने का मौका मिलता और ओलंपिक में वह अपने देश को गौरवान्वित कर सकती। सेबेस्टियन कोए ने कहा कि वे ट्रांसजेंडर एथलीट्स को बैन कर देंगे, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि बहुत ही कम ऐसे ट्रांसजेंडर एथलीट होते हैं जिन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की हो कि वह ओलंपिक तक पहुंचे, साथ ही वे अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करें। मैं फ्रेंच झंडे के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये पहली बार होता जब फ्रांस से कोई ट्रांसजेंडर ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करती, लेकिन अब ये सब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। वैसे हल्बा अपने जैसे तमाम अन्य एथलीटों को ओलंपिक जैसे मंच से रोके जाने से काफी आहत हैं, लेकिन वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना चाहती। अगर हम माइनॉरिटी भी हैं तो भी हमें जीने का पूरा हक है। हम प्रतियोगिता में भाग लेने के हकदार हैं और अब हमें मना किया जा रहा है। देखिए, हमें पूरा हक है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हल्बा की तल्खी उनके शब्दों में भी है। वो कहती हैं कि फ्रेंच फेडरेशन उन्हें भाग लेने से नहीं रोक सकती। फ्रेंच फेडरेशन मुझे ओलंपिक में भाग लेने से रोक नहीं सकती। मैं इसके लिए लड़ूंगी, मैं भाग लूंगी और इसके लिए वो सब कुछ करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। हाँ, मेरे लिए कोई प्लान बी नहीं है। ओलंपिक को लेकर मैं कतई पीछे नहीं हटूंगी। मेरे लिए ना के शब्द का कोई मतलब नहीं है। साफ है, पेरिस ओलंपिक जैसे जैसे पास आएगा इस मुद्दे को लेकर चर्चा बढ़ सकती है। हालांकि इस संबंध में फिलहाल विश्व एथलेटिक्स कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं दिखती। ऐसे में हल्बा जैसे अन्य एथलीटों को अभी संघर्ष का एक लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों के साथ।
नमस्कार। आईसीसी ने अपना नया फाइनेंस मॉडल जारी कर दिया है। आईसीसी ने साल 2024 से 27 के चरण के लिए वित्तीय मॉडल जारी किया है। इस मॉडल के मुताबिक आईसीसी की सालाना कमाई जितनी होगी उसका 38.5% हिस्सा बीसीसीआई को देना होगा। आईसीसी की सालाना कमाई 4,925 करोड़ रुपए होगी। ऐसे में बीसीसीआई को सालाना 1,889 करोड़ रुपए की हर साल कमाई होगी। बीसीसीआई के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कमाई अधिक होगी। आईसीसी के नए फाइनेंशियल मॉडल के मुताबिक पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टीमों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर रहेगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 2023 वनडे वर्ल्ड कप में खेलते दिखेंगे। इसकी पुष्टि न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ ने की है। इससे पहले बोल्ट ने खुद ही वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा जाहिर की थी। आईपीएल 3 के बीच ट्रेंट बोल्ट ने कहा था कि उनमें अभी न्यूजीलैंड के लिए खेलने की इच्छा है। बोल्ट ने अगस्त 2022 में फैमिली के साथ वक्त बिताने और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए न्यूजीलैंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने का फैसला किया था। आईसीसी की ओर से नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस बीच पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और फखर जमा को अच्छे प्रदर्शन के बाद भी नुकसान हुआ है। फखर जमा तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के कप्तान सर्जियो बुस्केट्स ने क्लब को छोड़ने का फैसला कर लिया है। 18 साल से बार्सिलोना के साथ जुड़े सर्जियो बुस्केट्स इस सत्र की समाप्ति के बाद क्लब को अलविदा कह देंगे। बुस्केट्स ने बार्सिलोना के लिए 718 मैच खेले हैं। वो क्लब के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इस दौरान उन्होंने 8 ला लीगा, 7 कोपा डेल रे, 7 स्पेनिश सुपर कप और चैंपियंस लीग खिताब जीते हैं। महिला सुपर लीग में चेल्सी ने लेस्टर सिटी को 6-0 से हराने में सफलता पाई। चेल्सी की तरफ से पहले हाफ में 4 और दूसरे हाफ में 2 गोल किए गए। इस जीत के साथ चेल्सी की टीम महिला लीग में शीर्ष के करीब पहुंच गई है। आर्सेनल ने महिला सुपर लीग में ब्राइटन को हरा दिया है। इस जीत के साथ ही आर्सेनल ने तीसरे स्थान हासिल करके चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ब्रिटेन के एंडी मर्रे पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। मर्रे को इटली के फाबियो फार्गिनीनी ने कड़े संघर्ष में 6-4, 4-6, 6-4 के अंतर से हराने में सफलता पाई। इटालियन ओपन में स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। वावरिंका ने इलिया इवाश्का को 6-2, 6-4 के अंतर से शिकस्त दी। पुरुष एकल में ही क्रिश्चियन गारिन ने जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। गारिन ने अर्जेंटीना के पेड्रो कैचिन के खिलाफ 3 सेट तक चले मुकाबले को 4-6, 6-3, 7-6 के अंतर से अपने नाम किया। स्पेन की पाउलो बदोसा ने इटालियन ओपन के महिला एकल में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। बदोसा ने पहले दौर में जर्मनी के एना लेना फ्रिट्जसैम को 3 सेट तक चले मुकाबले में पहला सेट हारने के बाद वापसी करते हुए 4-6, 6-2, 7-6 से जीत हासिल करके दूसरे दौर में जगह बनाई। अगले दौर में उनका सामना चौथी वरीयता प्राप्त ऑन्स जेब्योर से होगा। मैक्सिको के पूर्व फुटबॉलर एंटोनियो कारबाजल का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। एंटोनियो 5 विश्व कप खेलने वाले पहले फुटबॉलर थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।